परंजय सर वो ही शख्स थे पेगासस सूची में इनका फ़ोन की भी बड़ी तलाश हुई थी। पेगासस कांड में सर का भी फ़ोन सरकार को लगता था कि सर की जो जानकारियाँ हैं वो कहीं सरकार के लिए दुखदाई ना हो जाए, तो इनका फ़ोन भी पेगासस सूची में था। सर मैं आता हूँ मूल विषय पे, क्या लगता है बजट ऐसा क्यों आया? वो भी जब चुनाव सिर पर था? संजय जी धन्यवाद। आपका 4 PM न्यूज आपका कार्यक्रम में आपने बुलाया। देखिए, आशावादी होना अच्छा है, हम सबको आशावादी होना चाहिए, मगर इतना ज्यादा आशावादी नहीं होना चाहिए। उम्मीद के ऊपर इतना आप भरोसा करेंगे जी आप वास्तव से हट जाएंगे, ये भी मैं समझता हूँ अच्छा नहीं। हमारे माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी, ये उनका ये बजट मैं कहूंगा गरीब के बाद तो भूल ही जाइए, मध्यम वर्ग के बाद तो भूल ही जाइए। हाँ, कॉर्पोरेट सेक्टर का नुकसान तो नहीं हुआ, मगर ये बजट उन्होंने दिखा रहे बहुत कुछ, मगर वास्तव ये है किसी को कुछ नहीं मिलना है। मैं 2-4 मिनट में आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूं। आज मैं ज्यादा समय आपका ये कार्यक्रम में नहीं रह पाऊंगा। पहला बात, उन्होंने 1.5 घंटा उनका बजट का जो भाषण था, बेरोजगारी शब्द कहीं इस्तेमाल नहीं किया, रोजगार एक बार उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने बोला एक है PLI, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, 14 क्षेत्र में है, और ये उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के बात किया और बोला कि बहुत अच्छा चल रहा है और आने वाले 5 साल में 60 लाख नया नौकरी मिलेगा। कहां से आएगा, कैसे आएगा, ये उन्होंने नहीं बताया। ये सवाल उनको जब उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये भी सवाल पूछा, मगर उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया कि कहां से आएगा ये 60 लाख नया नौकरी, और आज नहीं कल नहीं, आने वाले 5 साल में, तब तक निर्वाचन एक और हो जाएगा, कोई बात नहीं। देखिए किस तरह से इन्होंने ये खेल खेला, इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, मगर मैं 2-4 बात कहना चाहता हूं। देखिए, 1 साल लगातार आंदोलन के बाद 3 जो कृषि कानून इन्होंने रद्द कर दिया, प्रधानमंत्री ने रद्द कर दिया। तो आप सोचेंगे हाँ, हम कृषि क्षेत्र के लिए, कृषक के लिए कुछ देंगे। ये सवाल भी उनसे पूछा था कि आपने कहा थे हमारे कृषक का आय दुगना हो जाएगा, कैसे होगा, ये सवाल उन्होंने, उनका क्या जवाब था मैं बता देता हूं। उन्होंने बोला कि हम MSP यानी कि न्यूनतम जो साझा मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इस वित्तीय साल में 2021-22 में 2.37 लाख करोड़ खर्चा करेंगे। बहुत अच्छा, ये सिर्फ गेहूं और चावल के ऊपर। जो वित्त मंत्री नहीं बताया कि पिछले साल में इससे ज्यादा आपने खर्च किया, आपने 2.48 लाख करोड़ खर्चा किया और इस साल उससे कम कर रहे हैं। ये वास्तव, ये बजट का आंकड़ा में लिखा हुआ, मगर ये वित्त मंत्री नहीं बताया। उन्होंने बोला कि यूरिया जो खाद है, इसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका कीमत बढ़ गया, क्योंकि मगर हमने ये जो अनुदान है, सब्सिडी है, ये कम नहीं किया, हम कृषक को इस तरह से फायदा दिया। ठीक है, बहुत अच्छा आपने किया और बहुत फायदा मिला, ये भी मैं मान लेता हूँ। कितना बड़ा मैं बता देता हूँ, ये खाद के ऊपर जो सब्सिडी है ना, 2020-21 में आपने कहा था कि 1,27,000, 1,38,000 करोड़ के आसपास। फिर आपने इस वित्तीय साल में बजट में आपने लक्ष्य रखा कि 79,530 करोड़, ये बढ़ के 1,40,000 करोड़ बढ़ गया। हाँ, बहुत बढ़ गया, लगभग 60,000 करोड़ बढ़ गया, और ये आपने सरकार ने दिया। फिर आने वाले साल में आप कह रहे हैं 1,05,000 करोड़ बजट एस्टिमेट रहेगा, क्यों? इसका युक्ति हमें नहीं समझ रहे। क्या आप समझते हैं कि यूरिया का जो हम विदेश से आयात करते हैं ये कम हो जाएगा? मुझे तो नहीं लग रहा। अच्छा, इस कहानी हम बार बार सुन रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो बजट है, उसमें भी हम यही कहानी हम देख रहे हैं। आपने 21-22 में 1,55,000 करोड़ खर्चा किया। इस वित्तीय साल में लक्ष्य रहा 1,33,000।
1,33,000 करोड़। आपका खर्चा हो रहा है 1 लाख, लगभग 2 लाख, 1,89 सॉरी 98, 1,98,00,000 करोड़। फिर आने वाले साल में ये लक्ष्य क्यों कम कर दिया आपने? 1,22,00,000 1.22 लाख करोड़ क्यों कर दिया? यही कहानी मनरेगा में आप देखेंगे। आपका इस साल आपने लक्ष्य रखा 43 73,000 करोड़। वो आपका खर्चा हुआ, आप इस बार कह रहे हैं 98,98,000 करोड़। फिर आप आने वाले साल में ये लक्ष्य क्यों कम कर दिया? आप शिक्षा क्षेत्र देखिए, आपने खर्चा नहीं बढ़ाया। आप मिड डे मील स्कीम देखिए, उसमें आप जहां था वही आप रख रहे हैं। आप ये महामारी के बाद आपने सोचा हमारे स्वास्थ्य और परिवार का जो विकास का जो मंत्रालय है, इसका आपने बजट बढ़ा दिया। इस साल जहां है वहीं पे आपने रख दिया। तो हमें समझ में नहीं आ रहे हमारे देश के आम आदमी के लिए क्या है। और एक दो चीज और मैं कहना चाहता हूं। आपने कहा कि इस बार जो हमारे जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, आने वाले साल में 11.1% बढ़ेगा। इसमें मुद्रास्फीति अगर हटा देंगे तो आपका लगभग 8%, ये आर्थिक समीक्षा कह रहे हैं, 8 से 8.5% आपका जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा। इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि ये आने वाले वित्तीय साल में आपका मुद्रास्फीति अब लगभग 3% के आसपास होगा। मगर असलियत क्या है, वास्तव क्या है? भारत सरकार कह रहे हैं WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी कि थोक मूल्य सूचकांक, दिसंबर महीना में 13.56%। आपका उपभोक्ता के लिए जो सूचकांक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो दिसंबर महीना में 5.6%। तो आने वाले साल में कैसे आपने मुद्रास्फीति कह रहे 3% होगा? हमारा देश में हम कच्चे तेल का कीमत आप नहीं बढ़ाया क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। नवंबर से आपने रोक दिया। आप मेरा बात सुन लीजिए, हम लिख के दे रहे हैं। मार्च महीना का 10 तारीख चुनाव का नतीजा का घोषणा आएगा, उसका 2 दिन पहले चुनाव का आखिरी नतीजा जब खत्म होगा, डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ रहे हैं। $90 पर बैरल हो गया और भारतवर्ष 90% हमारा जो कच्चे तेल है ना, हम विदेश से आयात करते हैं। और ये पेट्रोल डीजल इतना बड़ा, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो मुद्रास्फीति के लिए। तो ये सब देखिए, आप महामारी के बाद पता नहीं कितने लोग हमारे देश में, कितने, एक ऑक्सफैम कह रहे हैं कि 46 करोड़ लोग गरीबी रेखा का नीचे गिर गया, जो गरीबी रेखा को ऊपर था। इन लोग के लिए आप क्या किया? आपने खुद बारीकी से बजट का नंबर देखिए। प्रधानमंत्री किसान जो कार्यक्रम है, जब आप शुरू किया 2019 में, जो आपने लक्ष्य रखा, आज उसका लक्ष्य 9% कम हो गया। आप जो रसोई गैस के ऊपर जो सब्सिडी दे रहे हैं, वो नहीं बढ़ रहा है, वो थोड़ा बहुत कम हो रहे हैं। आप छोटा लघु उद्योग MSMEs वो कह रहे हैं हम ऋण देंगे, मगर इतने सारे MSME बंद हो गया। रोजगार कहां से आप लोगों को रोजगार देंगे? आपको और भी मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं। आप कह रहे हैं इस साल हमारा सकल घरेलू उत्पाद GDP लगभग 8 से 8.5%। आप नहीं कह रहे कि पिछले साल में 7% या 6.7% आपका GDP घटा। तो इतना घटने के बाद थोड़ा बढ़ेंगे तो अच्छा है। तो बहुत कुछ नहीं कह रहे। और देखिए, समय बताएंगे। ये जो बड़े-बड़े आंकड़ा इन्होंने दिया, ये होगा, वो होगा, समय बताएंगे। आने वाले साल में जब बजट पेश बिल्कुल ठीक करेंगे, बात है। बदल जाएगा। ये सारी बिल्कुल, GDP की नंबर 3 साल में 6 बार बदल जाता है। बिल्कुल। पुरंजय जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो बजट आया है, इसका बिल्कुल आम आदमी पे, बिल्कुल आम मध्यम वर्गीय परिवार या मध्यम वर्गीय परिवार से जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, उस पे सीधा असर क्या पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा।
उनका जो स्थिति था वैसे ही रहेगा या इससे भी खराब हो जाएगा? ठीक है, आपने आयकर नहीं बढ़ाया, बहुत अच्छा किया। आपने जो छोटे सेविंग्स है, नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड, वहां से आप ले रहे हैं, तो पैसा आप लगभग इस बार जो आपने बजट किया था, बजट का जो लक्ष्य था, उससे लगभग 2 लाख करोड़ आपने ज्यादा पैसे ले लिए। तो देखिए, आप सरकार का संपत्ति बेच रहे हैं, ठीक है? इसी से आपका पैसा आएगा, इसी से आपने आपका घाटा कम करेंगे। और ये विनिवेश के बारे में अगर आप थोड़ा मेरे को समय देंगे, मैं 2 मिनट आपको बताना चाहता हूं। देखिए, पहले एयर इंडिया का कहानी सुनिए, जो असलियत है, जो वास्तव है, क्या है। एयर इंडिया का ऋण कितना था? 61,000 करोड़। ये कम हो गया 25,000 करोड़ के आसपास, क्योंकि सरकार कुछ ये ऋण एक जगह से दूसरा जगह ले लिया, कुछ कैश डाल दिया, और आप ये टाटा ग्रुप को 18,000 करोड़ में बेच दिया। बहुत अच्छा। आपने कहा था कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का शेयर आप बेचेंगे। आप पिछले साल आपका लक्ष्य था कि 1 लाख करोड़ आपको मिलेगा, 1 पैसा आज तक नहीं मिला। फिर भी आप कह रहे हैं हाँ इस साल होने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसका भी विनिवेश नहीं कर पाया आपने। शिपिंग कॉर्पोरेशन में नहीं किया, कंटेनर कॉर्पोरेशन में नहीं कर पाया, पवन हंस को नहीं कर पाया, आईडीबीआई बैंक को भी नहीं करा। ठीक है, आपने एयर इंडिया का कर पाया, आपने नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को किया, बहुत अच्छा आपने किया। पिछले साल आपने कहा कि हमारा विनिवेश से 75,000 करोड़ मिलेगा, इस बार आप कह रहे हैं कि 78,000 करोड़ मिलेगा। आने वाले साल में कहा कम हो जाएगा, लक्ष्य क्या है? 65,000 करोड़। तो विनिवेश से भी आपका जितना अपना उम्मीद था उतना आपको नहीं मिल रहा है। तो देखिए, देश का संपत्ति बेच के अगर आप देश चलाने चाहते हैं, ये सबसे अच्छा है कि नहीं? ये आपका संपत्ति, मेरा संपत्ति, सबका संपत्ति है। आप छोटे सेविंग्स से पैसा निकाल के आप इससे आप देश चलाने चाहते हैं, और फिर आप बहुत कुछ कीजिए, क्रिप्टो करेंसी के बात कीजिए, आप लोगों को एक नदी दूसरे नदी से कैसे आप लिंक करेंगे, आप बड़े-बड़े बात करते हैं। देखिए, हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच जो दुराई है वो बढ़ गया। बेरोजगारी जिस हद में है आज, हमारा 40 साल में इस स्तर में नहीं था। मैं तो नहीं देखता हूँ बजट में क्या होगा, स्थिति जैसा था वैसे ही रहेंगे, शायद इससे भी खराब होने का संभावना है। कोरोना का जो तीसरी जो लहर है अभी भी चल रही है, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ। देखा आने वाले पिछले, आप कह रहे हैं हम सब पीछे छोड़ दिया, आप सकल घरेलू उत्पाद का नंबर देखिए, आप औद्योगिक क्षेत्र का जो नंबर है, सरकारी नंबर देखिए, हम लोग पीछे 2 साल जहां थे वहीं पे थे, वहीं पे अभी तक नहीं पहुंचा। उससे पिछले 2 साल कोरोना के पहले से भी जिस रफ्तार से हमारा सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहे थे वो कम हो रहे थे, फिर नीचे गिर गया। भारत सरकार खुद कह रहे हैं 6.6% हमारा जीडीपी कम हो गया, भारतवर्ष इतिहास में कभी नहीं। ठीक है, इस बार बढ़ेगा, हाँ बढ़ना भी चाहिए, होना भी चाहिए, मगर नया रोजगार आएगा, ये तो हमें इतना तो उम्मीद नहीं है।